अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रुमान शाह की एपिसोड नंबर 11 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पता तो शाहमीर ने लगा लिया है मगर इस तक पहुंचना काफी मुश्किल है। रुमान शाह ने संजीदा अंदाज से सारी बात समझाई। क्या मतलब है भाई? अगर मुश्किल है तो क्या हम शिफा तक नहीं जाएंगे? मैं शिफा से दूर नहीं रह सकता। मुझे शिफा के पास जाना है। आप मुझे इसका एड्रेस दे दे। मैं अकेला चला जाऊंगा। वो शिफा का सुनते ही बेताब सा होकर बोल रहा था। आसिम, पागल मत बनो। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। इतना बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। और कैसे सोच लिया है कि तुम्हें मैं इस दुख की घड़ी में अकेला छोड़ दूंगा? यार, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं कि हम सुल्तान के घर तक कैसे पहुंचेंगे। तुम भी जानते हो सुल्तान मामूली चीज नहीं है। शिफा तक पहुंचने के लिए हमें हारून की मदद लेनी पड़ेगी। हमारी हारून से बात हो चुकी है। बहुत जल्द हम हारून से मिलने जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चलोगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि मैं और शामिर एक साथ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर हमारी फैमिली है तो हमें इनको भी सेफ रखना है। हमने ये डिसाइड किया है कि तुम और शामिर जाओगे और मैं यहीं पर रहूंगा। इस तरह दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ठीक है भाई, आप बता दें कब जाना है। मैं रेडी हूँ। पहले तुम अच्छी तरह खाना खाओ, अपनी हालत ठीक करो। पता नहीं वहां पर हालात कैसे होंगे। खुद को फिट करो। एक और बात जहन में रखो, शिफा बिल्कुल ठीक है। वो शिफा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि शिफा इसकी नज़र में इसकी बेटी है। वो सिर्फ शिफा को तुमसे दूर करना चाहता है और इसके सिवा शिफा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस बात का यकीन रखो। तुम्हारे घर पर आए या कम से कम कुछ चाय पानी का ही पूछ लो। शाहमीर ने माहौल को थोड़ा खुशगवार बनाने की कोशिश की। बैठो बैठो यार, मैं अभी नाश्ता मंगवाता हूँ। आसिम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फौरन से मुलाजिम को फोन पर ऑर्डर दे चुका था। वैसे यार, तुमसे ज्यादा शिफा भाभी को हम मिस कर रहे हैं। अगर वो होती तो अपने भाइयों को फौरन से चाय पानी का पूछती। शामीर ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारी इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। शिफा को हमारा बहुत ख्याल होता था। और वो और एक ये है कि इसने चाय तक का नहीं पूछा। दोनों मिलकर आसिम शाह की टांग खींचते हुए माहौल को खुशगवार बनाने में कामयाब हो चुके थे। माही बच्चों को स्कूल भेजकर मुलाजमा के सारे घर का काम करवाने के बाद दोपहर के लिए खाना भी रेडी करवा चुकी थी। काफी देर किचन में खड़े रहने की वजह से पसीना आने से वो इरिटेट हो रही थी। तो शावर लेने के लिए रूम में आ गई। दोपहर को ज्यादातर अहमद की अम्मी, बच्चे और माही ही लंच करते थे क्योंकि अहमद इस वक्त ऑफिस में होता था। मगर अहमद के लिए खाना माही रोज घर से ही रेडी करवा के भेजती थी। अब भी वो यही सोचकर आई थी कि बिरयानी को दम लगा है, इतनी देर में वो शावर लेकर आ जाएगी और सबसे पहले अहमद के लिए लंच भेज देगी। इसके बाद बच्चों के साथ खुद लंच कर लेगी। बच्चों को आने में भी अभी तकरीबन 1 डेढ़ घंटा बाकी था और अहमद की अम्मी आज अपनी किसी दोस्त के घर गई हुई थी। घर में इस वक्त मुलाजमा और माही के अलावा कोई नहीं था, इसलिए माही ने रूम का दरवाज़ा बंद करना भी ज़रूरी नहीं समझा। बस वॉशरूम का दरवाज़ा बगैर कुंडी के ही बंद करते हुए शावर लेने लगी। और माही की ये बहुत गंदी आदत थी। वो हमेशा इस टाइम पर जब भी शावर लेती थी वॉशरूम की कुंडी नहीं लगाती थी। ऐसा लगता था कि इस वक्त कौन सा कोई घर में है और मुलाजमा तो रूम में आएगी नहीं, इसलिए ये गैर ज़रूरी लगता था। माही की तबीयत अब भी बचकाना हरकतें बहुत ज़्यादा थी। अहमद ने हमेशा माही को बड़े प्यार से संभाला हुआ था। माही उम्र में अहमद से काफ़ी छोटी थी। अहमद मैच्योर और समझदार मर्द, सुलझा हुआ मर्द था। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जा रही थी। माही की बचकाना हरकतों को वो बच्चों की तरह समझकर इग्नोर भी करता था और हर जगह पर संभाल भी लेता था। जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी। माही रिलैक्स होकर शावर ले रही थी। इसने महसूस किया कि रूम में कोई है। घर की मुलाजमा कभी रूम में आती नहीं थी। वो इस वक्त घर में कोई कोई नहीं था। इसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। इसने सोचा देख ही लेती हूँ कि बाहर कौन है। इसने जल्दी से शावर को बंद कर दिया और टॉवल लपेटकर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि अहमद रूम में था और वो अपना कोट उतारकर बेड पर रखते हुए से देख चुका था। माही ने शायद इसके शूज रैक में रखने की आवाज को महसूस किया था क्योंकि इसके पैरों में इस वक्त शूज नहीं थे। इससे पहले कि माही दरवाजा बंद करती, अहमद दरवाजे के बीच में अपना हाथ रख चुका था। अहमद प्लीज नहीं। माही, मेरा हाथ बीच में आकर जख्मी हो जाएगा, मुझे अंदर आने दो। कितने बेशरम हैं आप। मैं जानता हूँ कि मैं कितना बेशरम हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आराम से दरवाजा खोल रही हो या फिर सख्ती से पेश आओ। आप इस वक्त घर लेने क्या आए हैं? वो दरवाजे को जोर से टेक लगाए खड़ी थी। अहमद का हाथ बीच में था। माही अब भी इसके हाथ को तकलीफ भी नहीं देना चाहती थी। अगर जोर लगाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती तो इसका हाथ पीस जाता और अगर दरवाजा खोल देती तो फिर अहमद का हाथ बच जाता। फिर अहमद की शिद्दतों ने माही को पीस डालना था।
अहमद इसका क्या हशर करेगा सोचकर ही माही के पैरों से जमीन निकल रही थी। शॉवर के नीचे रोमांस करना अहमद को कितना पसंद था और कितना मदहोश हो जाता था, इस बात से माही अच्छी तरह से वाकिफ थी। अहमद प्लीज, मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है, आप सिर्फ 2 मिनट इंतजार करें, मैं अभी आपको मजेदार बिरयानी का लंच करवाती हूँ। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्लीज। बेचारी इल्तिजा कर रही थी मगर अहमद और इसकी इल्तिजाएं सुन ले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। तुम्हारी जान क्यों निकलने लगी है माही? तुम्हें अंदर आकर खा नहीं जाऊंगा, प्यार करूंगा, तुम्हें शावर लेने में तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा। तुम आराम से दरवाजा खोल दो, वरना दरवाजा खुलवाने के मुझे बहुत से तरीके आते हैं, मगर इनमें से कोई कोई भी तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। बेहतर है कि दरवाजा खोल दो। अहमद की आवाज में खुमारी के रंग साफ जाहिर हो रहे थे। मैं नहीं खोलूंगी, अब आपका हाथ बीच में आकर पिसेगा। माही ने डराने के लिए थोड़ा सा हाथ पर दरवाजे का दबाव बढ़ाया तो अहमद ने दरवाजे को धक्का लगाया और माही लड़खड़ाते हुए दूर जा खड़ी हुई। माही और अहमद का कोई मुकाबला नहीं था और ये अहमद के एक धक्का देने पर ही जाहिर हो गया था। वो गुड़िया की तरह नाजुक सी और सख्त जान मर्द था। अहमद दरवाजा खोल चुका था, आंख दबाकर शर्ट के बटनों को खोलते हुए के कदम खुमारी से उठाता हुआ इसके करीब आ रहा था। माही चमचमाती हुई ग्रे कलर के टाइल्स की दीवार के साथ लगकर खड़ी को संभाल अपने टॉवल को संभाले हुए थी। बेतरतीबी से लपेटा हुआ टॉवल माही को धड़कनों से घुटनों तक ही बमुश्किल छुपा रहा था। दूध की तरह गोरा रंग जिस पर पानी के कतरे खड़े हुए थे, गीले बाल आबशार के मानिंद कमर पर फैले हुए थे। पंखुड़ियों पर हुए पानी के कतरे अहमद को बहका रहे थे। शर्ट को उतारकर चमचमाते एक ग्रे कलर के बेसन के शेल्फ पर रखते हुए इसकी जानें बढ़ा रहा था। बालों से भरा हुआ मजबूत सीना देखकर माही के पूरे वजूद में सनसनाहट की लहरें दौड़ गईं। प्लीज बाहर जाएं, आपको शर्म नहीं आती? वो खुद को छुपाते हुए शर्म से पानी पानी हो रही थी। गाल कानों तक सुर्ख पड़ चुके थे। अपनी बीवी को ऐसे देखने में शर्म कैसी? और वैसे भी बड़ी मुश्किल से तो तुम हाथ आती हो मेरे और मेरे नसीब थे कि आज मैं सही वक्त पर घर पहुंच गया हूँ। इसकी कमर में हाथ डालते हुए खींचकर इसे अपने सीने से लगा चुका था। जिसकी बीवी इतनी हॉट हो वो खुद को कैसे संभाले? इसकी खूबसूरत धड़कनों की गहराइयों में नजर उतारते हुए बेबाक अंदाज से बोलते हुए गालों से गालों को रब कर रहा था। क्यों खुद को मेरे सामने छुपा कर रखती हो? दीवाना हूं मैं तुम्हारे इस रूप का। अहमद प्लीज। इन लोगों से अब इनकार नहीं सुनना चाहता। बहुत दिनों बाद शावर के नीचे भीगते हुए रोमांस करने का मौका मिला है। कुछ तरस खा लिया करो यार मुझ पर। सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफ रहती हो, रात में खराटे मारकर सो जाती हो। बेरहम लड़की अपने मजलूम शौहर पर तुम्हें तरस नहीं आता? इसकी गर्दन को बेतहाशा चूमते हुए वो दीवानगी से सरगोशियों में बोल रहा था। गर्दन पर दांतों की चुभन महसूस करवाते हुए इसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। हमेशा की तरह इसकी मखमली दूध सी गोरी गर्दन मिनटों में खूबसूरत निशानों में जामनी हो चुकी थी। चेहरा उठाकर गहरी नजरों से देखते हुए इसकी पंखुड़ियों पर झुका और सख्ती से कैद करते हुए ठंडी पंखुड़ियों को पर गर्म लबों की हिद्दत उतारने लगा। दीवानगी से इसकी पंखुड़ियों से नमी के कतरों को खींचकर हलक में उतारते हुए खुद को सैराब कर रहा था। सख्त हाथ धड़कनों पर सख्ती दिखा रहे थे। वो सिसक उठी थी, दोनों हाथ इसके कंधों पर रखे हुए थे। वो झटपटाकर आजादी की तवक्को लिए जद्दोजहद कर रही थी। वो बेरहमी से अपने सुलगते अरमानों को पुरसकून करने के लिए लबों की नरमाहट को दांतों और लबों से चबाते हुए इसके सिसकारियों को मजीद बढ़ा रहा था। इसकी नरमाहटों पर लबों की नमी उतारते हुए इसकी धड़कनों को बेतरतीब कर रहा था। ठंडी नरमाहटों पर गर्म लबों के अंगारे माही की जान निकाल रहे थे। जब टावल सरक कर फर्श की नजर हो गया, मदहोशियों के मंजर में कुछ पता नहीं चल रहा था। खूबसूरत वजूद की हर रनाई को मोहब्बत का लम्स देते हुए इसे बाहों में उठाकर शावर के नीचे खड़ा करते हुए लबों से बेतहाशा चूमते अपने मजबूत बाजों के हिसार में लिए इसे अपनी मदहोशियों से के जलते हुए लम्स छोड़ रहा था। खुमारियों के समंदर में गोते लगाते हुए अहमद की सांसों पर हुक्मरानी कर रहा था। जलते हुए लम्स हर रनाई पर महसूस करते हुए वो सिसक रहे थे। अहमद की मोहब्बत हमेशा माही के लिए जानलेवा हुआ करती थी। इसकी सख्त गुर्बत का सहना ही जंग से कम नहीं होता था। धड़कनों पर लबों के अंगारों की हिद्दत उतारते हुए इसकी सांसों को बुरी तरह उलझा चुका था। मोहब्बत की तेज बारिश तूफान की तरह इस पर बरसाते हुए काली घटा बनकर इस पर छाया हुआ था। वो सिसक रही थी, वो पुरसुकून हो रहा था। मोहब्बत भरे लम्हों की कैद में वो दोनों बहके हुए वजूद गहरी सांसें ले रहे थे। आप बहुत गंदे हैं, माही ने मासूम शिकायत की। शिकायत वो हमेशा किया करती थी और अहमद इंतजार करता था। इसकी प्यारी सी शिकायत था। अहमद को माही बहुत प्यारी लगती थी। जब शिद्दतों से टूटकर वो मासूमियत से अहमद को गंदा बोलकर अपना सारा गुस्सा उतार देती थी। मुझे पता है मेरी जान कि मैं बहुत बुरा हूँ, क्योंकि मैं अपनी नाजुक सी माही को बहुत तंग कर जाता हूँ। मगर क्या करूँ, जब तक मैं गंदा नहीं बनता तो तुम मेरे हाथ भी तो नहीं आती।
ना इतना तड़पाया करो, मैं तुम्हारे लिए अजाब बनूं। वो अपने सीने से लगाए प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए, सरगोशियां उतारते हुए मखमली गालों को लबों को चूमकर इसको मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। वो हमेशा की तरह इसकी शिद्दतों से टूटकर इसके हाथों में पुरसकून होकर शिकवा करते हुए सीने में सर छुपाए लेटी थी। इसलिए आपके हाथ नहीं आती। मैं जानती हूँ आपको कभी भी मुझ पर प्यार नहीं आता। प्यार नहीं आता मतलब जितना प्यार मैंने तुम पर बरसाया है वो तुम्हें प्यार नहीं लगा? अहमद ने हैरानगी से पूछा। प्यार ऐसा थोड़ी होता है मेरी जान। प्यार ऐसा ही होता है। तुम मेरी बीवी हो, माशूका नहीं जो लफ्जों के जाल बिछाता रहूं और तुम्हें खुद से दूर रखूं। तुम्हारा करीब होना मेरी मोहब्बत की इंतहा है। इसकी प्यारी सी शिकायत पर प्यारा सा जवाब देते हुए सीने में खसते हुए मुस्कुरा दिया। अब छोड़े मुझे, बच्चे आने वाले हैं। वो शर्म से लाल पड़ते हुए उठने को तैयार थी। तो क्या हुआ, बच्चे आने वाले हैं तो आने दो, इनको भी पता चले। कभी कभी इनकी मामा का प्यार इनके बाबा के लिए भी होता है, वरना सारा दिन मेरी प्यारी बीवी को अपने साथ उलझाए रखते हैं। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं बचता। उसे खींचकर वापस अपने सीने पर गिराते हुए शरारत से कहा। कोई जरूरत नहीं मेरे मासूम बच्चों के दिमाग में ऐसी गंदी बातें डालने की। वो शर्मा कर बालों की लटों को कानों के पीछे करते हुए पलके चिपकाए हुए कितनी खूबसूरत लग रही थी। अहमद का दिल ही नहीं कर रहा था इसे खुद से दूर करने को। वो आज भी इतनी मासूम और प्यारी थी जितने पहले दिन। मासूम तो नहीं थी, वो तो बहुत शरारती। वो अलग बात है, जब वो अहमद के करीब होती थी तो बहुत मासूम हो जाती थी, क्योंकि शर्म से इससे कुछ बोला ही नहीं जाता था। और वो इसी बात का अहमद हमेशा फायदा उठाकर सिर्फ तंग किया करता था। दरवाजे पर होती ठक 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 की आवाज ने दोनों को घबराने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इनके लाडले बच्चे आ चुके थे। बच्चे आ गए हैं। कब से कह रही थी छोड़ दे मुझे, मगर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? वो जल्दी से उठकर अपना ड्रेस ठीक करते हुए दरवाजे की जानिब लपकी थी। अहमद ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ गया ओढ़कर सो गया। माँ ही बच्चों को दरवाजे से ही वापस ले गई थी। बच्चों को नहीं अंदाजा था कि इस वक्त इनके बाबा घर पर हो सकते हैं, इसलिए खामोशी से अपनी माँ के साथ अपने रूम में चले गए, वरना इस वक्त अहमद की खैर नहीं थी। अगर वो रूम के अंदर आ जाते तो ये सोचकर अहमद को पसीने आ रहे थे, वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में घुस चुका था। इसे सिर्फ कपड़े चेंज करने थे। शावर तो वह पहले ही ले चुका था, वो भी बड़ा हॉट वाला। वो सिर्फ ट्राउजर पहने हुए था और ऐसी हालत में वो कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं जा सकता था। कुछ देर पहले शावर के नीचे गुजारे हुए खूबसूरत लम्हों को याद करते हुए उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। इशाल बीबी, आपको कितनी बार बताया है कि रुमान साहब यहाँ पर नहीं है और इन्होंने सख्ती से मना किया है कि आप घर के अंदर नहीं आ सकती। इतनी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? इशाल के मुसलसल चीखने पर गेट पर खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड तंग आकर बोल रहा था। क्यों नहीं आ सकती? मैं बीवी हूं इनकी। तुम खुद को मुझे क्या हो? दो टके के मुलाजिम होकर मुझे मेरे घर के अंदर आने से रोकोगे? इशाल जाहिलों की तरह चिल्ला रही थी। माफ कीजिएगा इशाल बीबी, आप इस घर की मालकिन नहीं है। इस घर की मालकिन हमारी मीरा बीबी है और वही रहेंगी, और वही है हमारे रुमान साहब की बीवी। ये बात रुमान भाई क्लियर सबको बता कर गए हैं। आपका क्या वजूद है, क्या हैसियत है, ये हम सब जानते हैं। तो बेहतर होगा आप हमारे साथ कोई बदतमीजी ना करें और ना ही हमें मजबूर करें कि हम आपके साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी करें। गार्ड ने दो टोक सख्ती से कह दिया था। मैं देख लूंगी तुम सबको, देख लूंगी। एक एक को फांसी पर ना लटकाया तो मेरा नाम इशाल खान नहीं। गुस्से से कहती हुए अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी। वो पिछले 4 महीने से रोज लगातार रोमान शाह के घर चक्कर लगा रही थी और गार्ड इसे घर के अंदर घुसने नहीं घुसने देते थे। और ये सच था कि रोमान शाह और मीरब यहाँ नहीं थे। रोमान शाह मीरब और रैन की सेफ्टी के लिए इनको महफूज जगह पर रखे हुए था। शाह, आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे धोखे से अजहर भाई के घर छोड़कर खुद वहां से गायब हो गए। आपको क्या लगता है इस तरह आप मुझसे पीछा छुड़ा लेंगे? कभी नहीं। मैं कभी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे हैं, हमेशा मेरे रहेंगे। इसलिए मैं इसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगी। बीबी जी, मुझसे कुछ कहा? इशाल पागलों की तरह मुंह में बड़बड़ा रही थी, तो ड्राइवर को लगा शायद इससे कुछ कह रही हो। तुम बकवास बंद करो और आराम से गाड़ी चलाओ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रही। वो ड्राइव वो ड्राइवर पर चिल्ला रही थी। ड्राइवर बेचारा खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। ड्राइवर को तो ईशान नीम पागल लग रही थी। मेरा तुमने रोमान शाह को मुझसे छीनकर मुझे पागल कर दिया है। तुम नहीं जानती मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। मैं इनके बगैर नहीं जी सकती। अगर तुम वापस नहीं आती तो शामिर के साथ ठीक होने लगे थे। शाह मेरे साथ ठीक होने लगे थे। वो मेरा ख्याल रखते थे। मगर तुम फिर से इनकी जिंदगी में आ गई। तुमने रोमान शाह को मुझसे छीन लिया। मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी ना छीन लूं तो इशाल मेरा नाम नहीं।
میں اس حد تک چلی جاؤں گی کہ جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی، وہ دل میں عہد کرتی ہوئی انگلیوں کو مروڑ کر پاگلوں کی طرح دماغ میں سوچ کر الٹے سیدھے اشارے کر رہی تھی۔ ڈرائیور سامنے لگے ہوئے مرر میں شال کی حرکتیں دیکھ کر اپنی ہنسی نہیں روک پا رہا تھا، مگر شال کو کوئی اتا پتا نہیں تھا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ یہ تو میدب کو ہرا کر رومان شاہ کو اپنا بنانے کے منصوبے تیار کر رہی تھی۔ ریشم کب سے ہارون کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ہارون گھر نہیں آیا تھا، رات 12 بجنے والے تھے۔ ہارون کے نہ آنے پہ اسے پتا نہیں کیوں مگر ریشم کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، جیسے کوئی بہت ہی قریبی ہو جس کی حد سے زیادہ فکر ہو۔ ریشم اپنے دل کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شاید ہارون نے اس کی عزت بچا کر اس پر جو احسان کیا ہے اس کی وجہ سے ہارون کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ اپنے جذباتوں کو کوئی نام نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہارون کو بار بار فون ملانے پر ہارون کا فون بند جا رہا تھا۔ ریشم کو ہارون کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سکون تب آیا جب اسے کیمروں میں ہارون کی گاڑی گیٹ پر دکھائی دی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب گئی اور گھر کا دروازہ کھول کر پہلی بار وہ بھاگتے ہوئے باہر مین گیٹ تک پہنچ گئی۔ وہ جب سے یہاں پر آئی تھی آج تک کبھی مین گیٹ تک نہیں گئی تھی۔ گھر کے اندر ہی ٹہلتے ہوئے وہ اپنا سارا وقت گزار دیا کرتی تھی۔ وہ تھک کر اپنے کمرے میں جا کر سو جایا کرتی تھی۔ آج اس کو ہارون کی فکر گھر کے باہر تک لے گئی تھی۔ اس کے قدم بے اختیار باہر کیسے چلے گئے اسے خود بھی احساس نہیں تھا۔ ہارون بلیک کلر کی چمکتی ہوئی گاڑی گیٹ کے اندر آ کر رک چکی تھی۔ ہارون کو دیکھ کر ریشم بھاگتی ہوئی اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ فکر اس کی آنکھوں سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ جو یہ چوٹیں آپ کو کیسے لگی؟ بے اختیار ریشم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، آپ پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس میں چھوٹی سی چند چوٹیں لگ گئی ہیں۔ پریشانی اور خطرے کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر اچھی طرح چیک اپ کے بعد ڈریسنگ کروائی ہے۔ کوئی فریکچر نہیں، کوئی گہرا زخم نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ ریشم کو اپنی فکر کرتے دیکھ ہارون کا دل اندر سے بہت خوش تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ اس کو زخمی دیکھ کر ریشم کے اس کے لیے اتنی فکر مند ہوگی تو وہ ایسی کئی چوٹیں پہلے ہی لگوا لیتا۔ وہ دل میں سوچ کر لبوں پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ چھوڑ دیں، میں ان کو لے جاؤں گی۔ ڈرائیور جو ہارون کو سہارا دے کر اندر لے جا رہا تھا، ریشم نے اسے منع کر دیا تھا اور خود ہارون کو سہارا دیتے ہوئے اندر لے جا رہی تھی۔ ہارون کے پاؤں میں بھی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ وزن پاؤں پر ڈال نہیں پا رہا تھا۔ ریشم کیا کر رہی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، مگر ہارون اس کے ہر عمل پر غور کرتے ہوئے دل میں اتنا خوش تھا کہ اس کا بس چلتا تو وہ اس وقت وہ اپنی خوشی کا اظہار فوراً سے پہلے کر دیتا، مگر وہ اپنی خوشی کو چہرے پر ظاہر کر کے ریشم کے تاثرات دیکھنے کے قاصر رہ جاتا اور ایسی حکامت کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج پہلی بار ریشم نے خود سے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کچھ جذبات ظاہر کیے تھے۔ شاید ان جذباتوں سے وہ خود بھی اس وقت واقف نہیں تھی، مگر یہ فکر نہیں محبت تھی۔ ہارون کا دل بخوبی جان چکا تھا کسی کی فکر میں انسان کبھی اس قدر پریشان نہیں ہو سکتا۔ ایسی فکر اسی حالت میں ہوتی ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل کے نزدیک کوئی ہوتا ہے، کسی کی تکلیف آپ کے اپنے دل پر محسوس کرتے ہیں، اور ہارون کی تکلیف ریشم اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا اندازہ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگایا جا سکتا تھا جو ہارون کی تکلیف کو دیکھ کر زرد پڑ چکا تھا۔ اب ریشم خود سے اس کے اتنے قریب تھی تو ہارون موقع ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ تو پہلی نظر میں اس پر دل ہار چکا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اپنا بازو اس کے کندھے پر رکھ کر کافی جھکاؤ ڈال کر چل رہا تھا۔ اس کی نظریں ریشم کی جھکی ہوئی نظروں پر تھی۔ جب ریشم کو نظروں کی حدت محسوس ہوتی تھی تو وہ پلکیں اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتی تو ہارون ہوشیاری سے اپنی نظروں کا مرکز بدل لیتا تھا۔ ہارون کی نظروں کا خود پر ہونا اسے وہم لگ رہا تھا۔ اسی وہم میں وہ گھر کے اندر تک پہنچ چکے تھے۔ ہارون کو نرمی سے تکیے پر لٹاتے ہوئے وہ پیچھے ہوئی اور ہارون کے شوز اتارنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پلیز یہ مت کیجیے، رہنے دیں، میں خود اتار لوں گا۔ ہارون کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ریشم اس کے جوتوں کو ہاتھ لگائے مگر ہاتھ پر لگی ہوئی چوٹ کی وجہ سے وہ جھٹکے سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ کیوں؟ میں آپ کے جوتوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتی؟ آپ کے جوتے اتنے قیمتی ہیں؟ استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ میں آپ کو اس لیے تھوڑی نہ منع کر رہا ہوں۔ تو پھر کس لیے منع کر رہے ہیں؟ کیا صرف آپ کو ہی میری فکر کرنے کا حق ہے؟ میں آپ کی فکر نہیں کر سکتی؟ آپ تکلیف میں ہیں تو آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ ریشم میٹھی سے زبان میں بولتے ہوئے زبردستی شوز اتار چکی تھی۔ شوز کے ساتھ ہی پاؤں میں پہنے ہوئے ساکس بھی اتار کر شوز ریک میں رکھتے ہوئے ساکس کو دھونے والی ڈسٹ بین میں رکھ کر واپس آ کر بیٹھ کر پاس کھڑی ہو گئی۔ حق تو ہم آپ کو سب دینا چاہتے ہیں، آپ ہی ہم سے دور بھاگ رہی ہیں۔ ہم آپ کو جوتے اتارنے کا حق نہیں دیں گے۔
हम तो आपको अपने दिल में जगह देकर दिल की मलका बनाना चाहते हैं। वो प्यार भरी नजरों से रेशम की जानिब देखते हुए एक एक लफ्ज जज्बातों से चूर होकर बोल रहा था। मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। मतलब मुझे इग्नोर करके जा रही हैं? जवाब नहीं देना चाहती हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस वक्त इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको काफी चोटें लगी हैं। आपको अच्छी डाइट की जरूरत है और मैं आपके लिए अपने हाथों से मजेदार सा सूप बनाकर लेकर आती हूँ। आपको चाइनीज सूप बहुत पसंद है ना? वही बनाकर लाऊंगी। प्लीज बात को घुमाए मत रेशम। मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहती, और रही बात पसंद की तो सूप से कहीं ज्यादा तो मुझे आप पसंद हैं। आपको अगर मुझ पर इतना ही प्यार आ रहा है तो आप अपना आप ही मुझे दे दीजिए। किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। हारून प्लीज, आप इस बात को छोड़ दें। आप बहुत अच्छे हैं और आप किसी बहुत अच्छी लड़की के साथ शादी कीजिएगा जो आपको डिजर्व करती हो। मैं आपके लायक नहीं हूँ। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो नम आंखों से कहते हुए बाहर दरवाजे की जानिब जाने लगी कि हारून ने बेड से हाथ बढ़ाते हुए रेशम की कलाई को सख्ती से पकड़कर रोक लिया था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये फैसला आप मुझ पर छोड़ दें। मुझे फैसला करने दें। मुझे कौन डिजर्व करता है और मैं किसको डिजर्व करता हूँ। प्लीज हाथ छोड़ दे। वो घबराकर हाथ को छुड़वाना चाह रही थी, मगर हारून की गिरफ्त काफी सख्त थी। वो चाहकर भी हाथ छुड़वा नहीं सकी थी। मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज इतना सा हक तो दे दो। मैं सबके सामने तुम्हें अपना कह सकूं। हारून अपने बारे में कुछ नहीं जानते थे। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम सिर्फ इतना बताओ कि मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं। ये कैसा सवाल है? मैं कौन होती हूँ आपको नापसंद करने वाली? तुम मेरी मोहब्बत हो। प्लीज रेशम, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार सोच लेना। मैं जिंदगी में एक बार पहले भी अपनी मोहब्बत को खो चुका हूँ। दोबारा नहीं खोना चाहता। तुम्हारे अंदर मुझे अपनी खोई हुई मोहब्बत वापस मिल जाएगी। वही मासूमियत, वही सादगी। प्लीज मेरी इल्तिजा है कि दुनिया की फिक्र छोड़कर कुछ देर के लिए मेरे जज्बातों को देखते हुए फैसला करने की कोशिश करो। शायद तुम्हारे लिए फैसला करना आसान हो जाए। हारून के अल्फाजों में मोहब्बत की चाशनी रेशम के दिल में उतर रही थी। बड़ी मुश्किल से इसने अपने जज्बातों में कूंद लगा रखे थे, मगर हारून इसे कमजोर कर रहा था। मुझे समझ नहीं आती, आप इतने समझदार होकर ऐसा अहमकाना फैसला क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों एक बेवा से शादी करना चाहते हैं जिसका कोई आगे पीछे नहीं है? आप पढ़े लिखे हैं, खूबसूरत हैं, अच्छा कमाते हैं। आपके साथ जो लड़की है भी रहेगी वो खुश नसीब होगी। मगर मैं वो खुश नसीब नहीं हूँ। बदनसीबी में अपने मुकद्दर में लिखवा कर लाई हूँ। पैदा हुई तो माँ बाप मर गए। दादी ने संभाला जब इनकी जरूरत थी। वो इस दुनिया से चली गई। मोहब्बत समझकर जिस शख्स का हाथ थामा, इसने धोखा दिया। ऐसी सजाएं दी जिनको आज भी याद करके मेरी रूह काम जाती है। अब जिंदगी में किसी पर भरोसा करने को दिल नहीं चाहता, मगर आपने जो कुछ मेरे लिए मेरे बगैर किसी मुफाद के किया, इस सब को देखते हुए ना चाहते हुए भी आप पर भरोसा करने को दिल चाहता है। मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ, मगर मैं आपकी जिंदगी में शामिल होकर अपनी बदकिस्मती के रंग नहीं बिखेरना चाहती। आप बहुत अच्छे हैं और खुदा आपको आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां दे। कोई ऐसी किस्मत वाली आपके नसीब में आए जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। कह दिया। अब मेरी सुनो। मेरे लिए तुम ही किस्मत वाली हो, और मेरा दिल कहता है कि जब तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत से जुड़ेगी तो तकदीर बदल जाएगी और तुम मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दोगी। प्लीज इनकार मत करो। प्लीज मेरा प्यार से भरा दिल मत तोड़ो। क्या चाहती हो? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, प्यार की भीख मांगूं, कदमों में बैठ जाऊं? तो मैं ये सब करने को तैयार हूँ। यार, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो, बस कभी तुम्हें यह एहसास दिलाने वाला नहीं मिला। मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। प्लीज रेशम, इनकार मत करो। प्लीज हारून, क्यों जिद कर रहे हैं? क्यों मुझे मेरे ही फैसले पर कमजोर कर रहे हैं? मैं नहीं शामिल होना चाहती आपकी जिंदगी में। मनहूस साया बनकर आपकी जिंदगी को स्याही से नहीं भरना चाहती। आप मुझे डिजर्व नहीं करते। आप बहुत अच्छे हैं। आपकी जिंदगी में आने वाली भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जज्बातों को बांध लगाते हुए रेशम की आंखों से आंसू बहकर रुखसार भिगोने लगे थे। मत अल्फाज जाया करो। तुम्हारे इनकार में भी मेरे लिए मोहब्बत है। मान लो रेशम, क्यों खुद को जबरदस्ती उलझाकर मुझसे दूर करना चाहती हो? तुम्हारे आंसू में मेरे लिए जो मोहब्बत है, इसे मैं साफ देख रहा हूँ। क्यों जबरदस्ती अपने दिल से इनकार करवा रही हो? क्यों मेरा दिल पागल है? इसे सही और गलत का नहीं पता। तुम्हारा दिल पागल है। तुम्हारा दिल बिल्कुल सही फैसला कर रहा है। क्यों खुद को सजा दे रही हो? सिर्फ इसलिए खुद को सजा दे रही हो कि तुम्हारी जिंदगी में एक गलत इंसान शामिल हो गया जिसने तुमसे जीने का हक छीन लिया। इस बात की सजा दे रही हो खुद को, जबकि सजा का मुस्तहक वो था, मगर इसको इसके किए की सजा मिल गई है।
और अब तुम अपने साथ नाइंसाफी कर रही हो। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आँखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत साफ दिखाई दे रही है। अब मैं ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। वो खुमारी से देखते हुए मुस्कुरा दिया। इसकी आंखों में यकीन की चमक थी कि रेशम इसे पसंद भी करती है और मोहब्बत भी, मगर इसने अपने दिल पर ज़बरदस्ती पाबंदी आयद कर रखी है, क्योंकि वह हारून की ज़िंदगी में शामिल होकर इसकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें, वो नज़र चुराते हुए बोल रही थी। मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, अब तो ज़िंदगी भर ये हाथ मेरे हाथ में रहेगा। हारून ने रेशम के नाजुक से हाथ को हल्का सा झटका देकर अपनी जानिब खींचा तो वो लड़खड़ाकर उसके सीने पर आ गिरी थी। रेशम बालों की निकली हुई कुछ लटें हारून के चेहरे के साथ टकराई तो धड़कनें बेतरतीब करती चली गई। हारून ने रेशमी बालों पर लगे हुए कैचर को उतारकर बेड पर फेंक दिया। इसके बाल बेतरतीब होकर हारून के सीने पर बिखरे हुए थे। रेशम की शर्म से बुरी हालत हो रही थी। हारून का इतना करीब होना रेशम की धड़कनों को बेतरतीब कर रहा था। हारून के सीने पर दोनों हाथ रखते हुए उठने के बजाय बेजान से कोशिश कर रही थी। हारून का ड्रेसिंग पट्टी में लिपटा हुआ भारी हाथ इसकी कमर पर था। रेशम उठने में नाकाम रही। पापा प्लीज, ये क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं, मगर निकाह के बाद सब कुछ, बहुत कुछ करने का इरादा रखता हूँ। प्लीज मुझे जाने दे। जानलेवा लम्हे की कैद में खुद भी कमजोर पड़ रहा हूँ। मैं आपको पूरे हक से अपना बनाकर आप पर हक जताना चाहता हूँ और मैं इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार करूंगा। बहुत जल्द आपके दोनों भाइयों को यहाँ बुलाकर कानूनी और इस्लामी तरीके से आपको अपनी बीवी बनाऊंगा। मेरे ख्याल से आपका इस वक्त जाना बेहतर है। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुद पर सख्त कर नहीं सकूंगा। वो खुमारी से मुस्कुराते हुए इसके गाल पर लब रखते हुए ना मालूम सा लम्स छोड़ चुका था, जिसे रेशम ना यकीन कह सकती थी ना वहम। वो तेज धड़कनों को संभालते हुए सीने पर हाथ रखते हुए दुपट्टे को संभाले तेजी से उठकर भागते हुए रूम से जा चुकी थी। हारून मुस्कुराते लबों से इसे जाता हुआ देखकर गहरी सांस लेकर पुरसुकून हो चुका था। इसके दिल को यकीन हो गया था कि अब रेशम इसकी है। बहुत जल्द वो रोमांच और शाहमीर को बुलवाकर रेशम से निकाह करने का इरादा कर चुका था। हारून के इतना करीब होने की वजह से रेशम शायद समझ नहीं पा रही थी कि हारून किसकी बात कर रहा है, और वो पूछने की हालत में भी नहीं थी, जबकि हारून का इसके भाइयों की तरफ इशारा करने का मतलब रोमांच और शाहमीर था। शाहमीर और रोमांचा ने रेशम को बहनोई वाला तोहफा दिया था तो वो भाई कहलाने के हकदार थे। इनको वैसे भी शिफा के सिलसिले में आना था तो हारून को इंतजार था इस इस दिन का जब वो आएंगे और अपनी बहन को हमेशा के लिए इसको सौंप देंगे। शाह, प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाए। इसकी तरफ राइम है, इस तरफ राइम है, इस तरफ आप है। कसम से आप दोनों मुझे पीस देते हैं। कल से भी अपना बिस्तर अलग से बनाऊंगी। आप दोनों बाप बेटा मिलकर मेरे लिए ही जगह नहीं छोड़ते। जानिशा, आधी रात को आप लड़ रही हैं, हालांकि आपको कदर करनी चाहिए। हम बाप बेटा दोनों आप पर जान छिड़कते हैं, इसलिए आपको जरा बराबर भी खुद से दूर नहीं करते। शाह ने नींद से भरी हुई आवाज में कहते हुए मीरव के पेट से हाथ गुजारते हुए और भी गिरफ्त सख्त की थी। दूसरी जानब रायम भी बिल्कुल बाप वाले अंदाज से ही सोया हुआ था, इसलिए भी अपनी छोटू सा हाथ मीरव के पेट पर सख्ती से बांध रखा था। रायम के सोने का अंदाज बिल्कुल अपने बाबा के जैसा था। इसको प्यार करना नहीं, टॉर्चर करना कहते हैं। दोनों बाप बेटा मिलकर मेरी सांसें बंद करने की हद तक मुझे दबोच लेते हो। मेरी जान, इतना लड़ने की जरूरत नहीं है। बेटे का तो पता नहीं, मगर बाप सच में तुम्हारी सांसों को पीकर मदहोश होना चाहता है। तुम होकर तुम हो के मेरे हाथ नहीं लग रही। आपकी ये वाली बात बिल्कुल मेरी बात से मैच नहीं हो रही। कहीं की बात कहीं उठाकर कहीं लगा देते हैं। मीरब को बहुत नींद आ रही थी और शाह की आंख खुल चुकी थी, और शाह की शक्ल देखकर नहीं लग रहा था कि वो सोने का इरादा भी रखता है। मेरी हर बात तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आती है जानिशा। अब बस कर दो। तुमने मुझे जितनी सजाएं देनी थी दे ली, जितना तंग करना था कर लिया। अब मेरी बारी। तुम्हारा बेटा भी वापस ले आया हूँ। अब मेरी सजाओं के लिए तैयार हो जाओ। हर एक मिनट हर एक सेकंड की भरपाई करनी होगी। जितना तड़पाऊं इससे 4 गुना ज्यादा तो मैं तड़पाऊंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुमने मुझे खुद से दूर करके तड़पाया है और शाह तुम्हें अपनी मोहब्बत की गुर्बत में पनाहों में लेकर करीब करते हुए तड़पाएगा। कसम से इतना तड़पाऊंगा कि तुम मेरी तड़प को महसूस करोगे। शाह खुमारी से इसके बालों में चेहरा छुपाते हुए कानों को लबों में दबाए दांतों की अच्छी खासी चुभन महसूस करवा चुका था। तो अपनी सिसकी को बमुश्किल रोक सकी थी कि कहीं राइम ना उठ जाए। शाह के लबों की हिद्दत से इसके पूरे वजूद में सनसनाहट की तेज लहरें दौड़ रही थी।
क्या कर रहे हैं? रायन जाग जाएगा। तुम अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को रोक लोगी तो रायन नहीं उठेगा। मेरे लम्स को महसूस करके इतना तड़प जाती हो, अभी तो जज्बातों को तुम पर बरसाने का इरादा मेरे दिल में है। इस तक क्या करोगी जब मैं अपनी हर कीमती लम्हे का तुमसे हिसाब लूंगा? आप मुझे डरा रहे हैं? वो सरगोशियां में बोल रही थी। नहीं, हकीकत बता रहा हूँ अपनी जान को। अगर आप मुझे पहले बता देते कि रायन बिल्कुल ठीक है, सेफ है, तो कभी भी आपको सजा न देती, और ना कभी आपको खुद से दूर करती। और वैसे भी सजा 2 साल तक सिर्फ आपसे नहीं भुगतती भुगती। मैं भी तो इसी अजियत से गुजर रही थी। जितना आप मेरे लिए तड़पते थे, इतना ही मैं आपके लिए दिन रात तड़पती रही हूँ। अगर आप सुकून में नहीं थे तो मैं कौन सा चैन की नींद सोती थी। हर वक्त धमकियां देते रहते थे। ये धमकियां नहीं है। मैं सच में अपने हर लम्हे का तुमसे हिसाब लूंगा। मैं रोमांचा हूँ, अपने अपने वादों का पक्का। अपने हिसाब किताब में कभी नहीं चूकता। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया जब बार बार कहता था कि मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझ पर यकीन करो मेरी जान। तुम्हें अपने शौहर पर यकीन करना चाहिए था, मगर मेरी जान तो अपने बेटे की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी, इतनी पागल कि अपने शौहर की वफादारी नजर ही नहीं आती थी। जाने शाह सब कुछ भी, अब कुछ भी कह लो, तुम्हारी सजा में कटौती नहीं होगी। शाह सरगोशियां करते हुए शाह सरगोशियां उतारते हुए इसके चेहरे को बेतहाशा चूमते हुए नर्म गरम लम्स छोड़ रहा था। शाह प्लीज मत दोहराया करें, माफ कर दीजिए ना। मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पर कि मैंने आप पर यकीन नहीं किया। और शाह के चेहरे को प्यार से दोनों हाथों के प्याले में पकड़े हुए इंतजार कर रही थी। माफ तब करूंगा जब तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी और बहुत जल्द हम अपने घर वापस जा रहे हैं। वही कमरा होगा जहां पर आपने मोहब्बत से मेरी जिंदगी में कदम रखा था। वहीं पर आपको आपकी गलतियों के शौहर पर भरोसा न करने की प्यार भरी सजाएं मिलेंगी। अगर आपको पर शिद्दतों से सिसकने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम रोमांचा नहीं। आप जालिम बन गए हैं। इतनी प्यारी बीवी को धमकियां कौन देता है भला? कोई देता है भला? माफी मांग रही हूँ तो माफ कर दीजिए। अच्छा, प्यारी सी बीवी को 2 साल तक अपने इस प्यारे से शौहर पर जरा बराबर भी रहम नहीं आया, तो फिर मैं प्यारी सी बीवी पर रहम कैसे करूं? मैं तो जालिम ही बनूंगा। शाह ने सरगोशी में कहते हुए मीरब की गर्दन पर दांतों की चुभन महसूस करवाई। बेख्तियार इसके मुंह से सिसकी निकली थी। शाह ने भारी हाथ बड़ी फुर्ती से इसके लबों पर रखते हुए सिसकी का गला घूंटा था। वो जानता था कि इसका चौकन्ना बेटा साथ लेटा हुआ है, जो अपनी माँ की जरा सी आवाज पर भी उठकर बैठ जाएगा। जरा सी चुभन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, और जब मेरी गर्दन पर दांतों के बेतहाशा निशान छोड़ती हो तब एहसास नहीं होता। मैं तो खुशी खुशी सब बर्दाश्त करता हूँ। अपनी अपनी बारी तुम मरने वाली होती क्यों हो जाती हो? शाह ने घूर कर देखते हुए कहा। क्योंकि आप मर्द हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। माशाल्लाह, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? शाह हैरत से सरगोशी में पूछा। किसी किताब में नहीं लिखा। आपने शायद अमिताभ की मूवी मर्द नहीं देखी। इसमें वो बार बार कहता है मर्द को दर्द नहीं होता। शाह की हंसी छूट गई थी मीरा की जर्नल नॉलेज पर। सोनिए, मैंने तो प्रैक्टिकल ते यकीन रखना। फिल्मी गल्ला मैनू आंदिया ते ना मेरे कोल होंदियां ने। मर्द नू दर्द ते होंदा है, पर महबूब दे दूर जान नाल तो एडी जान निकलदी है महबूब दे कोल आन नाल। ਤੁਹਾਡੀ जान निकलती है महबूब दे कोल आन नाल। शाह प्लीज इतनी गहरी पंजाबी मत बोला करें, मुझे समझ नहीं आती मगर गुस्सा बहुत आता है। मेरे को हमेशा की तरह शाह की पंजाबी से चंद एक बात ही समझ में आती थी, जबकि वो शाह की सब बातें समझना चाहती थी। शाह दी सोनी ते मिट्टी जान सुझन समझन दी कोशिश करया कर। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੱਲੇ 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 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। प्यार दा सौदा ते शाह नू पंजाबी विच गल करके मिलदा है। सोच, एक तरफ आई लव यू, दूसरी तरफ मुझे आपसे प्यार है, और तीसरी तरफ मैनू तेरे नाल इश्क हो गया है। बताओ, समझ आई या नहीं? पर चस पूरी आई है। मीरा पूरा ध्यान लगाकर शाह की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर यकीन माने मीरव के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था। इसका अंदाजा इसकी शक्ल देखकर लगाया जा सकता था। शाह को अपने जज्बात जाया होने पर गुस्सा आ रहा था। उस गुस्से की सजा मीरत की पंखुड़ियों को भुगतनी पड़ी थी। चेहरा उसके चेहरे पर झुकाए, लबों को
पंखुड़ियों पर रखते हुए सख्ती से कैद किए इसकी सांसों को बेरहमी से पीते हुए मीरब को जान निकालने की हद तक तड़पा रहा था। शाह, मैंने सोच लिया है, अब मैं पंजाबी सीख लूंगी, क्योंकि आपकी बातें तो कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि मेरे शाह को क्या नहीं आता। वो जहन पर जोर डालते हुए सोच रही थी। हाँ, आपको चस नहीं आती तो आपको चस दिलाने के लिए मुझे आपकी पंजाबी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मीरब अपने शाह से बहुत प्यार करती है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पंजाबी सीख लूंगी, मगर प्लीज आप मुझे माफ कर दें, जो मैंने 2 साल तक आप पर यकीन ना करते हुए आपको खुद से दूर रखा। नहीं मेरी जान, मेरी मेरी जान को मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। तुम पंजाबी सीखो या ना सीखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो पंजाबी में बात करके पूरा स्वाद आ जाता है। अगर तुम्हें समझ नहीं आती वो मसला तुम्हारा मसला है। और रही माफी की बात, तो माफी देने वाला कोई चक्कर नहीं है। कुछ मामलात हैं जिनको जरा मैं सुलझा लूं, उसके बाद तुमसे अपनी हर एक दूरी का हिसाब लूंगा। जितना तुमने मुझे खुद से दूर करके तड़पाया है, मैं तुम्हें इतना अपने करीब लाकर तड़पाऊंगा, तुम्हारे पास सिवाय सिसकने के और कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो मीरब के चेहरे पर चेहरा झुकाए गहरी सपाट नजरों से देखते हुए बोल रहा था। मीरब समझ नहीं पा रही थी कि वो गुस्से में है या प्यार में। शाह, प्लीज मेरी बात सुने। श्श्श। 2 साल तक तुम्हारी बातें सुनी है और तुम मेरी बात सुनो, क्योंकि अब वो होगा जो शाह चाहेगा। तुमने 2 साल तक अपनी मनमानियां की हैं, अब शाह को बर्दाश्त करो। मीरब के होठों पर सख्ती से उंगली जमाते हुए वो दो टोक बोला, मेरी जान, गलत उम्मीद मत लगाना। मेरी डिक्शनरी में माफी नहीं है। अंगूठे से इसके लबों को रब करते हुए गहरी बेताब नजरों से देख रहा था। शाह प्लीज, आप बहुत अच्छे हैं। आप मुझे सजा नहीं दे सकते, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, प्यार तो तुम भी मुझसे बहुत करती हो, मगर तुमने तो मुझे सजा न दी। अब मेरी बारी है। माफी तो किसी सूरत नहीं दूंगा। मेरी जान, ये मक्खन लगाना बंद कर दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो रोमांचा कितना जिद्दी है। जिस बात पे अड़ जाता है इससे हटता नहीं हो, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मत भूलो कि एक वक्त मैं तुम्हारा भाई मुझे अड़ियल घोड़ा कहा करता था। मैं आज भी वही हूँ। तुमने गलती की है मुझ पर यकीन न करने की गलती को मैं माफ कर सकता हूँ, मगर जो 2 साल तक तुमने मुझे खुद से दूर रखकर सजा दी है, इसकी कोई माफी नहीं है। जो रुमान शाह तुम्हारे बगैर एक मिनट नहीं गुजारता था, तुमने 2 साल तक तड़पाया। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हारे शाह को तुम्हारे वजूद को हिसार में लिए बिना नींद नहीं आती। फिर भी तुम जालिम बनकर मुझसे दूर जाने के लिए अपनी जान लेने को तैयार थी। कैसे? वो सब तुम्हें माफ कर दो मीरब, तुमने एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारा शाह तुम्हारे बगैर कैसे रहेगा, जो ऑफिस में जाकर पूरा दिन कैमरे की नजर से देखता रहता था। चंद घंटों की मीटिंग में तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता था। इस शाह को तुमने बेयकीनी की आग में जलते हुए छोड़ दिया और 2 साल तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। तुमने कभी सोचा दिन और रात में कैसे काटे होंगे? जिस शख्स की सुबह तुम्हारी आवाज से होती थी, जो इंसान सुबह उठते ही तुम्हारा चेहरा देखे बिना आंखें नहीं खोलता था, इसको तुमने इतनी बड़ी सजा दी, इतनी जालिम और सख्त दिल बन गई कि तुमने मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया, या मेरी तड़प को, मेरे बेकरारियों को बेयकीनी और गुस्से की नजर कर दिया। अब मेरे मीरब को एहसास होने लगा था कि शाह सच में अपने दिल की कैफियत बयां कर रहा है। इसके अंदर 2 साल का दर्द था, जिसको निकालने के लिए शायद इसको सही वक्त नहीं मिला था। अल्फाजों में दर्द की शिद्दत बता रही थी कि वो इस वक्त कितनी तकलीफ में है। शाह प्लीज, सॉरी, माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है। श्श, खामोश खामोशी से मेरी बेकरारियों में छुपे हुए दर्द को महसूस करो। सॉरी कहने और माफी मांगने के लिए तुम्हारे सामने दर्द ज़दा होकर भीख नहीं मांग रहा हूँ। इन लम्हों को तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुमने मुझे कितनी तकलीफ दी है। तुम मेरे जज्बातों से कभी भी अनजान तो नहीं थी। तुम अच्छी तरह से जानती थी, जाने शाह, कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि शाह के दिल में धड़कती हुई धड़कनों से भी ज्यादा कीमती हो। तुमने क्यों नहीं सोचा मेरे बारे में? शाह की गर्म सांसें इसके चेहरे को झुलसा रही थी। वो खुद पर शर्मिंदा हो रही थी। इसने अपने शाह को कितनी तकलीफ दी थी। वो सच ही तो कह रहा था। वो चट्टान की तरह मजबूत शख्स मीरब को अपनी कमजोरी बना चुका था। वो सच ही तो कह रहा था। वो तो इसके बगैर एक मिनट नहीं गुजारता था। इसने ये 2 साल कैसे गुजारे होंगे, इसे अंदाजा था। मगर अब गुजरे हुए वक्त को वो वापस नहीं ला सकती थी और शाह आसानी से इसे माफ नहीं कर सकता था। वो करती भी तो क्या करती, जिस वक्त को वो बताते हुए शाह इतनी तकलीफ से गुजर रहा था, वो तो इस वक्त को शाह ने बर्दाश्त कैसे किया होगा, सोचकर ही मीरब की रूह कांप रही थी।
تم جانتی تھی تمہیں اپنی کمزوری نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر میرب تم نے میرے مضبوط دل کے اندر زبردستی براجمان ہو کر میرے دل پر قبضہ کر لیا۔ میرے لاکھ چاہنے سے کچھ نہیں ہوا، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، تم میری کمزوری بن گئی، اور جب تم نے مجھے اپنی محبت میں کمزور کر دیا، اس وقت تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ جس انسان کی صبح تمہاری آواز سن کر ہوتی تھی، جو تمہارا چہرہ دیکھے بنا آنکھیں نہیں کھولتا تھا، اس کو تم نے چہرے کو دیکھنے سے 2 سال تک محروم رکھا۔ میں تمہاری آواز سننے کے لیے ترس گیا تھا۔ میرا، تم بہت ظالم ہو، بہت ظالم، بہت زیادہ ظالم۔ وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر شدت سے جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا ایک بار پھر سے۔ میرا کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھائے ہوئے پنکھڑیوں کا سزا کا ذائقہ چکھا رہا تھا۔ شدت اس قدر جان لیوا تھی کہ میرب کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے رخساروں سے پھسل کر گردن تک آ رہے تھے، مگر اس وقت وہ شاہ کو روکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس سزا کی حقدار تھی جو اسے مل رہی تھی۔ سچ میں اس نے اپنے شاہ کو اتنا تڑپایا تھا کہ اس کی تڑپ نے مضبوط چٹان جیسے شخص کی آنکھوں میں نمی اترنے پر مجبور کر دیا تھا، جس کو شاہ نے چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ میرب کی سانسوں سے زیادہ قریب تھا، تو کیسے میرب کی نظروں سے شاہ کی آنکھوں میں نمی چھپ سکتی تھی؟ میرب کو خود پر غصہ آ رہا تھا، شاید شدید غصہ اس کی وجہ سے اس نے شاہ نے 2 سال تک اتنی تکلیف برداشت کی، جبکہ وہ اس کا سزا کا مستحق نہیں تھا۔ وہ تو اپنی چھوٹی سی پیاری سی فیملی کا تحفظ کر رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے کتنی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کی، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑنے سے بچا لی، مگر اس کو بدلے میں کیا ملا؟ سزا اور نفرت۔ اس نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا جس کی سزا سے ملتی، مگر انجانے میں شاہ کو اس کی برداشت سے کہیں سزا دے چکی تھی۔ مخملی پنکھڑیوں پر شدید جلن کا احساس محسوس کر کے وہ سسک کر بتانا چاہتی تھی، مگر شاہ کے سلگتے لب اس کی پنکھڑیوں کو اس طرح سے قید میں لیے ہوئے تھے کہ میرب کی سانسوں کی روانی تک ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ آج شاہ نے شاید سوچ لیا تھا کہ سارا غصہ اور جنون ان پنکھڑیوں پر اتار کر میرب کو سسکنے پر مجبور کر دے گا۔ شاہ کے لبوں میں قید پنکھڑیاں انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ جنون عشق 2 سال ہجر کے گزارے ہوئے لمحوں کی داستان اس کی نازک پنکھڑیوں پر بخوبی لکھ رہا تھا۔ میرب کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی، سانسیں شاہ کی سانسوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ اسے تڑپانے کی آخری حد تک نمی کو کھینچتے ہوئے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ آج شاید میرب کو تڑپا کر اس کی سزا کا آغاز کر رہا تھا۔ گہری نیند میں رائم نے ہلکی سی کروٹ لی تو شاہ فوراً سے پیچھے ہوتا ہوا دوسرے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ شاہ اس معاملے میں بہت زیادہ سخت تھا، اپنے بیٹے کی سوچ پر کوئی بھی منفی اثر نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے تیز تیز پھولی ہوئی سانسیں لے رہا تھا۔ میرب نے جلدی سے کروٹ رائم کی جانب لیتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اپنے ساتھ گالیاں لگا لیا لگا لیا اور گہری نیند میں تھا، مگر اس نے نیند میں بھی اپنی ماں کی جان بچا لی تھی، ورنہ آج تو شاہ نے اس کی سانسوں کو بے دردی سے پیتے ہوئے جان ہی لینے کا ارادہ بنا رکھا تھا۔ رائم سو چکا تھا، میرب اسے اپنے ساتھ لگائے اپنی آنکھیں بند کی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے گھسیٹ کر اپنے قریب کرتے ہوئے رخسار کو کافی تنگ کرتے ہوئے غصے کا اظہار کیا۔ رائم نیند میں تھا تو اسے پتہ نہیں چلا تھا میرب کی نیند 9-11 ہو گئی تھی۔ بیچارے کی گھبراہٹ سے سانس پھولنے لگی تھی۔ شاہ کے غصے سے تو ہمیشہ میرب کی جان نکلتی تھی، آج بھی حالات بدلے نہیں تھے۔ شاہ محبت میں جتنا نرم لہجہ رکھتا تھا، غصے میں اتنا ہی سخت مزاج ہو جاتا تھا، اور آج بھی میرب کو شاہ کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ تمہیں کیوں میرے جذبات نظر نہیں آتے؟ میرب، مجھے مت اکساؤ، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ کان پر لب رکھتے ہوئے سرگوشی میں گرایا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ اسے سچ میں نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اگر وہ سو گیا ہے تو تمہیں واپس میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ کیا یہ بات مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہے، یا جان بوجھ کر مجھے تڑپانے میں تمہیں مزہ آنے لگا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ کو سرگوشی میں چباتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاہ، مجھے لگا۔ کیا لگا؟ شاہ نے بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے میرب کے جبڑے کو سختی سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ شاہ، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ جبڑے کو چھڑواتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ مجھے بھی ہوتا ہے، جب تم میرے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھتی۔ مجھے بھی درد ہوتا تھا جب تم میرا فون نہیں اٹھاتی تھی۔ مجھے بھی درد ہوتا تھا جب تم راتوں کو تمہارے لیے تڑپتا تھا۔ مجھے بھی درد ہوتا تھا جب تم میری قیمتی لمحوں میں شامل نہیں تھی۔ میں اپنے کس کس درد کا اظہار کروں اور تم میرے کس کس درد کا ازالہ کرو گی؟ تم تو اتنے سے درد سے تڑپتی ہو۔ شاہ کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی جیسے انگارے برسا رہی ہو۔ میرب شاہ کی نظروں سے گھبرا کر شاہ کے مضبوط سینے میں سر چھپا گئی۔ یہ میرب کی پرانی عادت تھی، جب بھی شاہ کو وہ غصہ آتا تھا، شاہ کی نظروں سے گھبرا کر وہ شاہ کے سینے میں ہی سر چھپا کر خود کو محفوظ کر لیا کرتی تھی۔ شاہ کو آج تک اس کی عادت کی سمجھ نہیں آئی تھی،
डरती भी इससे थी, वो छुपती भी इसकी पनाहों में थी। अब डर लग रहा है? इसकी घबराहट और खौफ को महसूस करते हुए शाह ने नरमी से इसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, और नहीं तो क्या? डर? डरा ही तो रहे हैं आप मुझे। आप जानते हैं, आप गुस्से से मुझे डर लगता है, फिर भी कब से डराए जा रहे हैं। वो चेहरा सीने में छुपाए हुए बोले, तब डर क्यों नहीं लगा जब मैं बार बार फोन करता था और तुम काट देती थी? बात तो करती थी ना चाहे मैसेज पर करती थी। तो फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ रह रहा था। अगर इशाल घर में थी तो क्या फर्क पड़ता था? फिर इशाल के साथ रहते हुए तुम इतना परेशान क्यों थे? शाह ने इसकी दुखती नक पर हाथ रख दिया। ये हर बात के बीच में इशाल कैसे आ जाती है? आपकी जुबान को इशाल के नाम का जायका कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लगने लगा? मीरा भीगी बिल्ली से खूंखार शेरनी में बदल चुकी थी। अपने बीवी अपने शौहर के मुंह से हर बात सुन सकती है, मगर अपने शौहर के मुंह से किसी दूसरी औरत का नाम सुनना किसी भी औरत की बर्दाश्त से बाहर होता है। जाने शायद से आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आपका मनपसंद जायका आपको दस्तयाब ना हो तो फिर वो चीज जो चीज बर वक्त मैसर हो जाए इस पर सब्र शुक्र करना चाहिए। क्या? क्या मतलब है? जो मिल जाए इस पर सब्र शुक्र करना चाहिए? आप इतनी चीप बातें कैसे कर सकते हैं? आहिस्ता बोलो, आपका शहजादा उठ जाएगा। शाह को मीरब की हालत में थोड़ा थोड़ा रहम भी आ रहा था। वो इसको ऐसे तड़पता देखकर शाह को भी सुकून मिल रहा था। इसको वो इसको तड़पता ही तो देखना चाहता था। अपने यार को मोहब्बत में तड़पता हुआ देखने का भी मजा ही अपना था। आप उठकर रूम से बाहर चले और मेरी बातें सुने। ऐसे में घुट घुट कर बातें नहीं करती, मगर मेरा इस वक्त उठकर रूम से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं। मुझे बहुत नींद आ रही है। जो भी बात करनी है सुबह उठकर कर लेना। अपनी आंखों पर बाजू रखकर सोने की परफेक्ट एक्टिंग कर रहा था, मुझे हर वक्त जताने में कि मैं बदल गई हूँ। शाह, आप भी बदल गए हैं। जब चाहते हैं इस गंदी लड़की को हमारे बीच में ले आते हैं। और अब आप तो ऐसे कभी नहीं थे। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। तुम जैसे बदल गई वैसे मैं भी बदल गया हूँ। अब भी आंखों पर बाजू रखे हुए लेटा था। ना मैं बदली हूँ और ना ही आपको बदलने दूंगी। मैं भी देखती हूँ आप कैसे बदल सकते हैं, और आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। वो जबरदस्ती शाह के बाजू से पकड़कर खींचने की नाकाम कोशिश करते हुए उठा रही थी। शाह, प्लीज तंग मत करें, वरना मैंने रोना शुरू कर देना है। शाह को खींचकर उठा नहीं पा रही थी। वो तो बहुत खूबसूरत धमकी थी। शाह का दिल तो कर रहा था कि वो मुस्कुरा दे, मगर मुस्कुरा कर वो मीरब की तड़प को पुरसुकून नहीं कर सकता था। जानता हूँ, सिवाय रोने के तुम कर भी क्या सकती हो? शौहर को मनाने की गुण तो है नहीं तुम में, इसलिए तुम्हारे पास सबसे अच्छा हर बार यही है कि तुम रोना शुरू कर दिया करो। बस कर दे। मुझ, आप मुझसे कैसे बातें कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी है आप कभी मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आप बदल गए हैं अब। आप बहुत चेंज हो गए हैं। मेरा शाह ऐसा कभी नहीं था। वो शिकवा गर नजरों से देखते हुए बोल रही थी। शाह के सख्त अल्फाजों को सुनकर मीरब की आंखों से टप टप बारिश की तरह बरस रहे थे। अब की बार मीरब के खींचने पर अपने जोर जोर पर बैठता चला गया था, वरना मीरब इस शेर को खींचकर उठाने में कामयाब कभी नहीं हो सकती थी। अब मीरब को हिम्मत मिली और लगा कि इसने शाह को उठा लिया जो कब से जोर लगा रही थी। शाह को जबरदस्ती बाजू से खींचते हुए वो शाह को रूम से बाहर ले आई थी। शाह बेचारे की हालत ऐसी थी कि जैसे जबरदस्ती मुजरिम को लाया जा रहा हो। पैरों में जूते तक नहीं थे। क्यों तंग करते हैं आप मुझे? आप एक आप एक ही बार मुझे मारकर अपना बदला ले लें। उठाएं डंडा और अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लें। मुझे गुस्सा उतारने के लिए डंडे मारने की जरूरत नहीं है। मेरे मारने का अंदाज थोड़ा अलग है। मर तो तुम मेरी शिद्दतों से भी जाओगी। शाह ने इसके पास पड़े हुए नर्म सोफे पर गिराते हुए खुद को भी इसके ऊपर ही गिरा लिया था। मीरब ने घबरा कर आंखें बंद कर ली। वो शायद इस अचानक आफात के लिए तैयार नहीं थी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।